अध्याय 2 हंटर लाइसेंस। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आया, मैंने गहरी सांसें ली और अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका विश्लेषण किया। मेरे फोकस के लिए कोई नंबर नहीं दिख रहा था, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी मैं अभी भी उन कौशलों को ढाल सकता हूं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एफ रैंक स्किल को 500 से अधिक बार कास्ट करते समय मुझे कोई थकावट महसूस नहीं हुई। हे भगवान, एक और गहरी सांस लेते हुए मैंने सोचना जारी रखा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मेरे पास फोकस की असामान्य मात्रा है जो अधिकांश लोगों से अधिक है, या कुछ और। मेरे दिमाग में ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे मजबूत बी रैंक वाले जागृत व्यक्ति भी खुद को थकाए बिना कई बार कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ये परीक्षण करने की ज़रूरत है कि मैं कितनी बार कौशल डालना जारी रख सकता हूं इससे पहले कि मैं और नहीं कर पाऊं। जिसका मतलब ये भी है कि मुझे उच्च रैंकिंग वाले कौशल हासिल करने की ज़रूरत है जो अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सिर्फ इस तथ्य का कि मैं 500 से अधिक बार एफ रैंक वाले कौशल को कास्ट कर सका, इसका मतलब आश्चर्यजनक था। जब तक मैं ब्रेन डेड नहीं हूं, मैं एफ और ई रैंक वाली कालकोठरियों को आसानी से पार कर सकता हूं, भले ही मैं अकेला हूं। डी रैंक वाली कालकोठरियां लंबी हो सकती हैं क्योंकि राक्षसों की ताकत बढ़ती है और मुझे उन्हें खत्म करने के लिए आग के गोले के अलावा उच्च रैंक वाले कौशल की आवश्यकता होगी। लेकिन चीज़ों को धीमी गति से लेने में कोई समस्या नहीं है। मैं अपना फ़ोन निकालता हूं और अपने बैंक खाते में शेष राशि देखता हूं। $5,867, कुछ महीनों के किराए और भोजन के लिए पर्याप्त धन और मेरी शेष बचत। मैंने स्वयं को $20,000 में एफ रैंक वाली कौशल पुस्तक फायरबॉल खरीदने के लिए आश्वस्त किया। इसके बाद मेरी विरासत का अधिकांश पैसा अब खत्म हो चुका था। 1 साल पहले जब सर्वनाश शुरू हुआ, मेरे माता पिता जीवित रहने के लिए इतने भाग्यशाली नहीं थे। मैं अपने पुराने घर के तहखाने में सो गया था और राक्षसों के हमले से बच गया, जिनकी कुछ दिनों के बाद सरकार और नवजागृत लोगों ने देखभाल की। जैसे जैसे समय बीतता गया, जनता के लिए अधिक जानकारी जारी की गई। राक्षस प्रकट हो गए थे। उनमें से अधिकांश कालकोठरी में एकत्र हुए। यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो वे बढ़ जाते और कालकोठरी तोड़ नामक घटना घटित होती। इससे राक्षसों को कालकोठरी छोड़ना पड़ा और साइट पर मौजूद हर चीज़ पर अंधाधुंध हमला करना पड़ा। लेकिन डरो मत, जागृत लोग यहाँ हैं, अन्य सभी की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली कौशल और महान शक्ति का उपयोग करने में सक्षम। और अब मैं भी उन लोगों में से था। बिजनेस का पहला ऑर्डर, एक जागृत लाइसेंस प्राप्त करें जो मुझे कालकोठरी में प्रवेश करने की अनुमति देगा। लाइसेंस के बिना आप उस सुरक्षा को दरकिनार नहीं कर सकते जो जागृत को कालकोठरी को साफ करने की अनुमति देती है। आप काफ़ी आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपको बस जांच करनी होगी और कौशल प्रदर्शित करना होगा। मैं जल्द से जल्द काम शुरू करना चाह रहा था, इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और शहर की ओर दौड़ पड़ा। राक्षसों और नायकों के आगमन के साथ कई आबादी कुछ संरक्षित शहरों में सिमट गई। लगभग सभी चीज़ें एक दूसरे के करीब थीं, इसलिए अवेकन सेंटर बहुत दूर नहीं था। कुछ मिनट और मैं पहले से ही वहाँ था। रास्ते में मैंने उदास चेहरों वाले सामान्य लोगों और कभी कभार जागे हुए लोगों को इधर उधर भागते देखा। जागृत केंद्र जीवन से काम रहा था क्योंकि दुकानों पर आने वाले लोगों की लंबी कतारें देखी जा सकती थीं और भी अधिक सावधानी से अधिकारियों को राक्षस कोर्स बेच रहे थे। कई लोगों ने पहले कोर का उपभोग करने और खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया, लेकिन कई लोगों ने उन्हें सरकार और अन्य बाजारों में भी बेच दिया क्योंकि वे उच्च कीमतों पर थे। वाइटलिटी कोर और स्ट्रेंथ कोर की कीमत लगभग $1,000 थी, जबकि फोकस कोर की कीमत उनकी मांग के कारण लगभग दोगुनी थी। मैंने अपनी नज़र केंद्र के दूसरे अनुभाग की ओर घुमाई, जो एफ से सी तक की कौशल पुस्तकों की बिक्री का काम कर रहा था। सी रैंक वाली कौशल पुस्तकें प्राप्त करना कई लोगों के लिए एक सपना था क्योंकि वे बेहद दुर्लभ थीं और आधे से अधिक के लिए जाती थीं। $1,00,000। जिन कौशल पुस्तकों की मुझे बहुत इच्छा थी, उन्हें देखते हुए मैंने अपना सिर हिलाया और पंजीकरण हॉल की ओर बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट ने बहुत स्वागत किया और मुझसे मेरा नाम, जन्मतिथि, पता और बैंक खाते की जानकारी मांगी। जैसे ही उसने सब कुछ तैयार कर लिया, मुझे एक निश्चित दरवाजे की ओर जाने के लिए कहा गया जहां मेरी क्षमता देखी जाएगी। मोटे कांच और परीक्षण डमी के साथ एक खुले क्षेत्र के पीछे 3 लोग खड़े थे। निर्देश सुनने के बाद मैं डमी से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया और लगातार 8 बार फायरबॉल डाला, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं अंतिम कुछ को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। वाह, जज 1 एक शिखर एफ रैंक हो। जज 2, मोटे शीशे के पीछे पर्यवेक्षकों को कुछ आश्चर्य हुआ। सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा हो गया और मुझे अपना लाइसेंस प्राप्त हुआ। यह मेरे नाम, उम्र और रैंक के साथ क्रेडिट कार्ड जैसा एक गोल्डन कार्ड था। पर्यवेक्षकों को सबसे अधिक आश्चर्य इस तथ्य के कारण हुआ कि उच्च रैंक वाले जागृत व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ हैं। इस शहर में केवल एक बी रैंक वाला जागृत व्यक्ति है जो सार्वजनिक रूप से जाना जाता है। वहाँ कुछ दसियों सी रैंक जागृत, कुछ 100 डी रैंक और हजारों ई और एफ रैंक जागृत हुए। अधिकांश शिकारी एफ रैंक वाले थे, इसलिए शुरुआती बिंदु पर इस रैंक के शिखर पर होना अपने आप में एक अच्छी बात थी। कोई भी कोर को आत्मसात करके धीरे धीरे अपनी रैंक बढ़ा सकता है, लेकिन जब तक आप सेना में नहीं होते जहां सरकार द्वारा आपके लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता था, या एक अमीर घराने में नहीं थे जो उन्हें बड़े पैमाने पर खरीद सकता था, तो आप बहुत धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। जब मैं जागृत केंद्र से बाहर निकला और अपना लाइसेंस प्राप्त किया तो मेरी आंखों के कोने पर लगे पैनल में कुछ मामूली बदलाव हुए। व्यवसाय, शिकारी, जीवन शक्ति 10, केंद्र, ताकत 10, कौशल एस आग का गोला 8। एक नया पेशा सामने आया था जिसने मुझे एक आधिकारिक जागृत शिकारी के रूप में चिन्हित किया और ओह,
मैं आश्चर्यचकित था क्योंकि मैंने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन फायरबॉल कौशल की दक्षता तेजी से बढ़कर 8 तक पहुंच गई थी। यह एक बहुत तेज प्रक्रिया थी जब लोगों को अपने कौशल के साथ दक्षता बढ़ाने में कई हफ्ते लग गए। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है क्योंकि मैं 500 से अधिक बार कौशल का उपयोग करने में सक्षम था और अधिकांश लोगों को उस संख्या तक पहुंचने के लिए कुछ हफ्तों की अवधि में अपने कौशल का उपयोग करना पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद मेरी अगली कार्रवाई इस शहर में निकटतम शुरुआती कालकोठरी थी, एप पैराडाइज। इसमें 10 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल में 10-20 राक्षस रहते हैं। आखिरी मंजिल में 3 मीटर आकार का एक विशाल काला वानर रहता है। इस कालकोठरी को एफ और ई रैंक वाले शिकारियों की पार्टियों द्वारा नियमित रूप से साफ किया जाता था, जो अगर हर कोई अपना काम कर रहा होता तो हताहत होने के डर के बिना राक्षसों और बॉस से मुकाबला कर सकता था। 2 शूरवीरों की पार्टियां जिन्होंने अपना ध्यान अपनी जीवन शक्ति पर केंद्रित किया, 2 निडर जिनका ध्यान शक्ति पर था और 2 जादूगर जिनका ध्यान फोकस पर था, इस कालकोठरी के लिए सबसे आम थे। शूरवीर आने वाले राक्षसों को रोकने के लिए टैंक के रूप में कार्य करते हैं। बेर्स्कर्स अपनी उच्च शक्ति का उपयोग उन जादूगरों पर हमला करने और उनकी रक्षा करने के लिए करते हैं जो साइट पर मौजूद सभी चीज़ों को मारने के लिए गोलाबारी का खामियाजा भुगतते हैं। कालकोठरी से उपकरण अत्यंत दुर्लभ थे, इसलिए अधिकांश लोगों को अपने पहले उपकरण के रूप में नए डिज़ाइन किए गए छुरी या धातु के पाइप और लोहे की ढाल से काम चलाना पड़ता था। केवल कालकोठरी के मालिक को ही कौशल पुस्तक और आइटम को गिराने का मौका मिला था। कालकोठरी से गिराई गई कोई भी वस्तु अत्यधिक मांग में थी, उनकी कीमतें स्किल बुक से बहुत अलग नहीं थीं। आज मेरा लक्ष्य ऐप पैराडाइज में प्रवेश करना था और उस समय मैं अकेला था। इस पागलपन भरे विचार से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जब यह विचार मेरे दिमाग में आ रहा था तो मुझे अपने आप से कई बार पूछना पड़ा कि क्या मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं होगा, ये देखते हुए कि मैं अपने कौशल को बिना किसी थकान के कितनी बार प्रदर्शित कर सकता हूँ। मेरी फोकस की रैंक, भले ही मैं इसे किसी कारण से देख नहीं पा रहा हूँ, ए नहीं तो बी के करीब होनी चाहिए। और कोई भी रैंक बी शिकारी आसानी से रैंक एफ और ई कालकोठरी को साफ कर सकता है, हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं है और वे अपना ध्यान उच्च रैंक वाली कालकोठरियों पर केंद्रित करते हैं। अब मैं एकमात्र एफ रैंक वाला शिकारी हूं जो इस कालकोठरी में प्रवेश कर रहा है और उसे साफ कर रहा है। संभावित पुरस्कारों से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आमतौर पर पुरस्कारों को पार्टी के कई सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है, लेकिन मैं उन सभी मुख्य और संभावित कौशल पुस्तक और आइटम को अपने पास रखूंगा। इसके विचार मात्र से मेरा हृदय रोमांचित हो उठा। मैंने अपना संकल्प मजबूत किया और वानर के स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ।